सोनार। सोनार क्या होता है? सोनार, सोनार को सबसे पहले इसका एक जो फुल फॉर्म होता है उसे हम देखते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड, सोनार का जो इंग्लिश में, सोनार का इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग कहां होता है? जो सोनार है उसका उपयोग हम समुद्र में, सोनार ये एक प्रौद्योगिकी है, यानी ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज समुद्र में, जो समुद्र की दूरी है या किसी जहाज की स्थिति है या उसकी अब स्थिति या उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका यूज हम समुद्र में करते हैं। और इसमें कौन सी ध्वनि का यूज करते हैं? इसमें हम पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। यानी हम इसमें कौन सी पराश्रव्य ध्वनि का यूज करते हैं? इसमें पराश्रव्य ध्वनि का यूज हम करते कैसे? इसमें दो इक्विपमेंट होते हैं, एक होता है प्रेषित यानी सेंडर, एक होता है संसूचक यानी कि रिसीवर, जो कि हमें बताता है। प्रेषित से हम पराश्रव्य ध्वनि हम सेंड करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि क्या है? जिस भी चीज की स्थिति या दूरी हम नापने के लिए सेंड करते हैं उससे टकराकर वो संसूचक पे आके फिर से हमें रिफ्लेक्ट कर जाती है। इससे क्या होता है कि हम उसकी जो टाइम पीरियड है उसे और जो जल है यानी कि जो पानी है उसमें जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसे हम मल्टीप्लाई करके क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि हम जो वो दूरी है, दूरी को हम कैसे ज्ञात करते हैं? दूरी बराबर जो वेग इनटू समय, यानी इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर लेते हैं कि वो कितनी दूरी पर है। यानी कि जो पानी में, जो ध्वनि का पानी में वेग कितना है और कितना समय लगा, तो उसी के हिसाब से हमें क्या ज्ञात हो जाता है कि इसकी ये कितनी दूरी पर स्थित है वस्तु, जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर स्थित है। इसका यूज हम, जो सोनार है, सोनार का यूज हम कहां पे करते हैं? इसका हम यूज समुद्र में, इसका यूज हम समुद्र में समुद्र की गहराई नापने के लिए या किसी जहाज की स्थिति नापने के लिए या किसी पनडुब्बी की स्थिति और दिशा ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। ठीक है। सोनार का जो मेन यूज है, इसका हम मेन यूज डिफेंस सेक्टर में करते हैं। जो हमारी नेवी है या कोस्ट गार्ड है वो इसका यूज करते हैं। जो उनके समुद्रिक जहाज होते हैं उसमें एक सोनार लगा होता है, उससे वो ज्ञात कर लेते हैं कि हमारी तरफ कोई जहाज या कोई पनडुब्बी आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, चलो ये हो गया सोनार के। अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? ये भी एक तरीके की जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये विद्युत और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे निकलती हैं। जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से तरंगें निकलती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसे सबसे पहले किसने बताया? यानी इसे सबसे पहले किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया कि जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है उससे तरंगें संचरित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें बोलते हैं। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ये किस प्रकृति की होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। और
जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी संचरित हो सकती है। इन्हें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, और यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है, यानी इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो प्रकाश तरंगों के बराबर ही होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इनकी क्या स्पीड क्या होती है, यानी इनकी जो तीव्रता क्या होती है, तीव्रता होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो हमारी प्रकाश तरंगों की तीव्रता होती है वही विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता होती है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये प्रकाश के जो प्रकाश में हम पढ़ते हैं परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, सारे जो नियम है उसका पालन करती है, यानी कि सारे नियम इसमें अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंगें होती कौन कौन सी हैं? इसमें हम गामा रेस, एक्सरे, परावैंगनी किरणें, जो हम अल्ट्रावायलेट वेव, और अवरक्त किरणें, जो इंफ्रावेव, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें, दृश्य प्रकाश, ये सब कौन सा होता है? ये सिर्फ किसमें आता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में आता है। ठीक है, और चलो हम सबसे पहली विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, गामा किरण। गामा किरणों की खोज सबसे पहले किसने की? गामा किरणों की सबसे पहले खोज विलियम हर्शेल ने की। किसने की? इसकी खोज किसने की? खोज हर्शेल। जो विलियम हर्शेल थे, उन्होंने की। कब की? सन 1896 में। कब की? 1896 में की। ठीक है, इसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति गामा किरणों की आवृत्ति होती है 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज। आवृत्ति के बाद तरंग दैर्घ्य कितना होता है इसका? 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12 मीटर। इसका तरंग दैर्घ्य होता है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12 मीटर। तरंग आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज। ठीक है, ये कौन सी तरंगें होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये हो गया इसके बारे में। यही लगभग ये इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी विद्युत चुंबकीय तरंगों या गामा किरणें, एक्स किरणें और जो अल्ट्रावायलेट वगैरह जो हम किरणें अभी पढ़ेंगे उनके बारे में इसी में से पूछा जाएगा कि उनकी खोज किसने की, कब की, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, ये पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि गामा किरणें हैं वो निकलती कैसे हैं, यानी कि ये उत्पन्न कैसे होती हैं। जब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, यूरेनियम वगैरह, ये क्या है? ये गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। ये अपने आप ही गामा किरणों को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो गामा किरणों की उत्पत्ति कहां से होती है? रेडियो एक्टिव पदार्थ से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक आता है कि गामा किरणों की उत्पत्ति, यानी कि गामा किरणें निकलती कैसे हैं? तो वो कैसे निकलती हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ से। अब इनके जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो ये फोटोग्राफी की प्लेट होती है उसे क्या करती हैं? उस पे अपनी छाप छोड़ती हैं, गैसों को आयनित करती हैं। और जो गामा किरणें हैं इनकी जो वेदन क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। और क्या होता है? बस एक और इसका गुण क्या होता है?
ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, यानी कि ये क्या करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, इनका यूज हम कैंसर के इलाज में करते हैं। और कहाँ होता है, और जो हमारी मृत शरीर में जो मृत कोशिकाएं रहती हैं जो ज्यादा हो जाती हैं, कैंसर में क्या होता है, इसमें कोशिकाएं ज्यादा बनने लगती हैं, यानी कि ज्यादा हो जाती हैं। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, कैंसर के इलाज में, और मृत कोशिका को नष्ट करने में इनका यूज किया जाता है। अब पढ़ते हैं एक्स किरणें, एक्सरे। जो हम एक्सरे कराने जाते हैं उसमें क्या होता है, एक्स किरणें, एक्स किरण। सबसे पहले एक्स किरणें किसने की, इसकी खोज की रोंटगन ने। कौन थे, रोंटगन साहब थे। इसकी खोज किसने की, रोंटगन ने की। एक कहानी फेमस है, ये एक्स किरण, जो एक्सरे है उसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में एक कहानी है कि जो रोंटगन थे, ये एक बार ऐसे ही अपना जो इनका जो जिसपे ये काम कर रहे थे एक्स किरणों की खोज पर, तो ये बैठे हुए थे और इनकी बीवी की क्या है, टांग टूटी हुई थी। तो इनकी बीवी इनके पास आके बैठी, जो भी इनका प्रयोग चल रहा था उसे देखा। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी बीवी का एक्सरे किया, जो इनकी बीवी की टांग टूटी हुई थी उसका एक्सरे किया। तो इसकी तब से ही ये एक्स किरणों का यूज कहां पे हो गया, एक्सरे, यानी कि टूटी हड्डी वगैरह को देखने के लिए, कोई वस्तु शरीर में कोई वस्तु या किसी भी तरीके का यूज करने के लिए क्या एक्स किरणों का यूज होने लगा। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की, रोंटगन ने। कौन से सन में की गई इसकी खोज, सन कौन सा था, 1895 में। इसकी आवृत्ति क्या होती है, इसकी आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है 10⁻18 से 10⁻16 हर्ट्ज। और तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा 10⁻⁻12 से 10⁻⁻10 मीटर। ये हो गया। अब ये उत्पन्न कैसे होती है, यानी कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, जब हम भारी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो क्या एक्स किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। जब कोई भारी मेटल पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो क्या होता है, एक्स किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। ये भी इनके गुण क्या क्या होते हैं, ये भी फोटोग्राफी में प्लेट पर अपनी छाप छोड़ती हैं, ये भी गैसों को आयनित करती हैं, प्रतिदीप्ति छोड़ती हैं, और ये इनकी जो तीव्रता है वो गामा किरणों से कम होती है। बाकी और भी जो अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और दृश्य प्रकाश वगैरह सूक्ष्म किरणों से ज्यादा होती है। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, इनका यूज टूटी हुई हड्डी का एक्सरे करने में, या कोई भी वस्तु शरीर में है, कोई भी पदार्थ शरीर में है उसका एक्सरे लेने में हम किसका यूज करते हैं, एक्स किरणों का यूज करते हैं। और इसका यूज कैंसर के ट्यूमर वगैरह के इलाज में भी किया जाता है। अब आता है हमारा पराबैंगनी किरण। ये कौन सी है, अल्ट्रावायलेट रेस। इसकी खोज सबसे पहले किसने की, रिटर ने की। खोज इसकी सबसे पहले किसने की, खोज रिटर ने की सन 1801 में। और आवृत्ति 18 से 16
10⁻16 से 14 हर्ट्ज। और लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य क्या है, 14 से 12, 12 से 10 यानी 10⁻−10 से 10⁻−8 मीटर तक। ये हो गया इसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? इसकी उत्पत्ति होती है सूर्य से। सूर्य हमेशा पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है, जो कि हमारी ओजोन लेयर है उसे अवशोषित कर लेती है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? सूर्य से। ठीक है, चलो ठीक है। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन साहब ने इसकी खोज की थी। खोज इसकी किसने की? न्यूटन साहब ने। इसकी आवृत्ति क्या होती है? इसकी आवृत्ति होती है 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर, हम कितने तक? 14 तक चलाए थे, 14 तक ही चलाए थे ना, से 12 हर्ट्ज। ठीक है। अब इसकी लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य होती है 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 से 7.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ये इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। दृश्य प्रकाश का यूज कहाँ कहाँ है? ये उत्पन्न कैसे होता है? ये या तो सूर्य से होता है या हमारी आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इसका यूज कहाँ पे हम देखने के लिए यूज करते हैं? अब आती है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। इनकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। और इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 10 टू द पावर 12 से लेके 10 टू द पावर 10 तक। और इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी होती है? 7.8 मीटर तक होती है। इंफ्रारेड रे का यूज कहाँ है? इंफ्रारेड रे का यूज हम अपने जो रिमोट होते हैं उसमें यूज करते हैं। ठीक है। अब आती है सूक्ष्म किरणें, रेडियो किरणें। सूक्ष्म किरणों की खोज किसने की? सूक्ष्म किरणों की खोज हडसन ने की। सूक्ष्म किरणों का यूज कहां पर होता है? तो सूक्ष्म किरणों का यूज हम जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है उसमें करते हैं। रेडियो किरणों का यूज हम कहाँ करते हैं? रेडियो किरणों में करते हैं। ठीक है, चलो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।